infinite solutions. We are having first equation cx minus y equal to 2, and the second equation we are having 6x minus 2y equal to 3. We are to find C such that there are infinite solutions. The given equations have infinite solutions. अब infinite solutions के लिए हमें जो condition पता है, that is lines are coincident होती हैं तो infinite solutions होते हैं. We are having a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. ये condition अगर हमारी satisfy होती है, then we say कि हमारी जो given pair of equations है, they are having infinite solutions. a1 upon a2 that is c by 6 equal to b1 upon b2. y नहीं लेना, y के आगे कोई नंबर नहीं है, means it's 1 with negative sign, so this is -1 upon -2. ये दोनों already equal to के right hand side पे है, no need to convert these also, so write them as it is 2 by 3. now ये आपका cancel out हो जाएगा और हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, c by 6 is equal to half और c by 6 is equal to 2 by 3. c की जो कॉमन वैल्यूज होंगी उस वैल्यू के लिए we will say that it is having infinite solutions. तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार c by 6 को हाफ के साथ ले लेंगे और दूसरा c by 6 को 2 by 3 के साथ ले लेंगे. एक वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, या आप चाहो तो दोनों से वैल्यूज निकाल के, अगर दोनों में से कोई कॉमन वैल्यू आ रही है दैट विल बी योर आंसर. अगर कोई कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है तो आप डायरेक्टली नीचे आंसर लिख दोगे कि फॉर नो वैल्यू ऑफ सी द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 6/2 दैट इज c इज इक्वल टू 3. अब हम यहाँ पे अगर 3 पुट करते हैं तो 3/6 इज इक्वल टू 2/3, 1/2 equal to 2/3. This is false. अब क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, it means there is no value of c for which the given pair of equations have infinite solutions. या तो आप इसको इस तरीके से कर लो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो. यहाँ से c equal to 3 हमने निकाल लिया, इसके लिए ये ऑल्टरनेटिव वे है. ठीक है, हम यहाँ से c by 6 इज इक्वल टू 2/3 हमें गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 6 इंटू 2/3. तो यहाँ से आ गया c इज इक्वल टू 4. ये कह रहा है कि c इक्वल टू 3 के लिए ये रेशियो ट्रू है और ये कह रहा है कि c इक्वल टू 4 के लिए ये रेशियो ट्रू है. तो क्योंकि दोनों की वैल्यूज आपकी कॉमन नहीं आ रही हैं तो वी विल से देयर इज नो वैल्यू ऑफ c for which given equations have infinite solutions. Note it down. This was your question. C की किस वैल्यू के लिए we were having infinite solutions. Now moving on to the next question. Now we are having in the next question one equation हमें मतलब given है, two equations we are given, again pair of linear equations we are given, and we are to find out whether the given pair of linear equations is dependent or not. कल आपको मैंने 3 कंडीशंस करवाई थी, एक थी इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, एक थी लाइंस आर कोइंसिडेंट, थर्ड थी कि लाइंस आर पैरेलल. डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन होती है हमारी अगर लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को, देन वी से दैट द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस. अब हमें चेक करना है वेदर इट इज द डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन और नॉट. इक्वेशन हमें गिवन है -5x + 7y -2 = 0,
और सेकेंड इक्वेशन गिवन है -10x + 14y -4 = 0। चेक करना है इफ पेयर ऑफ इक्वेशंस इज डिपेंडेंट। बेटे म्यूट करके रखो अपने आप को। इज डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट के लिए, डिपेंडेंट मीन्स लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है? यहाँ हम लिख देंगे लीनियर इक्वेशंस आर डिपेंडेंट हिमांशु म्यूट योरसेल्फ। नॉन डिपेंडेंट की Yes, you can ask your doubt. So if the linear equations are dependent, same condition dependent कब होंगी? When they are coincident, यानी कि A1 upon A2 coincident हम condition लगा लेंगे। इक्वल टू C1 अपॉन A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2। तो ये lines coincident होती हैं जब, तो we will say कि these are dependent linear equations। अब यहाँ पे अगेन ये जो है रेशियो विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट वी कैन से। तो यहाँ पे हम A1 है -5, A2 इज -10, B1 इज 7, B2 इज 14, C1 is -2, C2 is -4. So put the values. This is -5 upon -10 equal to 7 by 14 is equal to -2 by -4. Negative signs cancel out. 5 ones are, 5 twos are. So this is equal to half. 7 ones are, 7 twos are. Again, this is half. And this is again 2 twos are, 2 ones are, and 2 twos are. Again, it is equal to half. So which is true? Now, since the given condition is being satisfied, so we will say that the given linear pair of equations, given pair of linear equations is dependent. So this was your question. अगर ये आपका क्वेश्चन आता है तो ये इस तरीके से भी आ सकता है कि चेक इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज डिपेंडेंट, और इस तरीके से भी आ सकता है कि चेक इफ द गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट और नॉट, या फाइंड द नेचर ऑफ द लाइंस। तो लाइंस आपकी कोइंसिडेंट बन रही है। नेचर वाले कंडीशन में आप क्या करते हो? A1 A2 लिखोगे, B1 B2 लिखोगे, C1 C2 लिखोगे, फिर उनको कंपेयर कर लोगे कि वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे तीनों रेशियोज जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं, तो इट मींस लाइंस जो हैं दे आर डिपेंडेंट, और वी कैन से दे आर कोइंसिडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वर्ड प्रॉब्लम्स करवा रही हूँ, साथ में ही जो है आपके क्वेश्चंस में जो मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, दैट वी विल डिस्कस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज डिलीटेड, सो यू नीड नॉट डू दैट। So this is the question we are given. Aruna has only ₹1 and ₹2 coins with her. अरुणा के पास सिर्फ जो है 2 तरह के कॉइन्स हैं, या ₹1 वाले कॉइन्स हैं या ₹2 वाले कॉइन्स हैं। If the total number of coins that she has is 50, total number of coins, हमें नहीं पता कि कितने ₹1 वाले हैं, कितने ₹2 वाले हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमें गिवन है, दैट इज 50, एंड अमाउंट ऑफ मनी दैट शी हैड इज ₹75, कि उसके पास जो मतलब दोनों कॉइन्स हैं उनका टोटल नंबर 50 है, और अगर हम वैल्यू देखें मनी की, अमाउंट कितना वो बना रहे हैं, तो दैट इज ₹75। देन फाइंड द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन एंड ₹2 कॉइन। तो जो चीज हमने निकालनी है उसको हम एज्यूम कर लेंगे। लेट नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स जो है दैट इज इक्वल टू x, एंड ₹2 कॉइन्स जो है दैट इज इक्वल टू y। ₹1 वाले जो कॉइन्स हैं वो हमने x मान लिए, ₹2 वाले जो कॉइन्स हैं वो हमने y मान लिए। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 50 और अमाउंट ऑफ मनी 75। मान लो अगर मेरे पास ₹1 वाले 10 कॉइन्स है, तो इनकी वैल्यू, इनका अमाउंट कितना बनेगा? ₹10, यानी कि जितने ₹1 वाले मेरे कॉइन्स हैं मेरे पास, उसको नंबर ऑफ कॉइन्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 को, तो
तो आई विल गेट द अमाउंट फॉर दिस कि 1 रुपी वाले जो जितने भी कॉइन्स मेरे पास हैं इतना अमाउंट वो मुझे दे रहे हैं कि इतने रुपए मेरे पास बन रहे हैं। मेरे पास मान लो 2 रुपी वाले 5 कॉइन्स हैं, अगर 2 रुपी वाले 5 कॉइन्स मतलब वो अमाउंट कितना बनेगा, 10 रुपी अमाउंट बनेगा। तो जितने मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स हैं अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 2 रुपी वाले कॉइन्स की वैल्यू आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा। उसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 1 रुपी वाले जो कॉइन्स हैं उनका अमाउंट आ जाएगा। मुझे जो अमाउंट ऑफ मनी गिवन है दोनों का, दैट इज गिवन टू बी 75। इट मीन्स नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स अगर मैंने x लिए हैं तो 1 रुपी की वाले जो कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, x रुपीज। 2 रुपी वाले कॉइन्स अगर मैंने y लिए हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y। सिमिलर टू दिस देखो, 1 रुपी वाले मैंने अगर x कॉइन्स लिए तो अमाउंट कितना बनेगा x, 2 रुपी वाले अगर मैंने y कॉइन्स लिए तो अमाउंट कितना बनेगा 2 इंटू वाई, दैट इज 2y। तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो हमने जो है हमें ये दो कंडीशंस गिवन है, यहां से इक्वेशंस फॉर्म करनी है। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ कॉइन्स मुझे कितना गिवन है 50। 1 रुपी के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं x, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपी कितने हैं y, यानी कि x प्लस y कितना गिवन है मुझे 50, कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो मुझे 50 गिवन है। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू जो है वो हम इस मेथड से फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट ऑफ मनी मुझे कितना गिवन है 75। एक्स रुपीज एक्स कॉइन्स है मेरे पास रुपी 1 वाले, तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स, दैट इज एक्स, प्लस 2 रुपी वाले मेरे पास y कॉइन्स हैं तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 2y, तो x प्लस 2y। और टोटल इसकी वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना गिवन है 75। यानी कि x कॉइन्स अगर मेरे पास 1 रुपी वाले हैं तो वो अमाउंट मेरे पास कितना है x रुपीज। y कॉइन्स अगर मेरे पास 2 रुपी वाले हैं तो वो अमाउंट कितना है 2y। तो x प्लस 2y, टोटल अमाउंट मुझे कितना गिवन है 75। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करवा रही हूँ आपको। हमें x प्लस वाई इक्वल टू 50 गिवन है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 50 माइनस वाई। ये मैंने इक्वेशन 3 ले ली। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। सो वी विल बी हैविंग x को रिप्लेस कर देंगे 50 माइनस वाई से, देन प्लस 2y एज इट इज, एंड दिस इज इक्वल टू 75। दोबारा देखो यहाँ पे, फर्स्ट मुझे जो है कंडीशन मुझे क्या गिवन थी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है दैट इज इक्वल टू 50। अब नंबर ऑफ कॉइन्स मैंने x और y माना था, तो इट मींस इनका जो सम है दैट इज इक्वल टू 50। उसके बाद अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि मनी की जो वैल्यू है वो मुझे गिवन थी 75। 1 रुपी के मेरे पास x कॉइन्स हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी x। 2 रुपी के y कॉइन्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट ऑफ मनी बन जाएगा, दैट इज 2y। इनका जो टोटल मनी है वो मुझे कितनी गिवन थी 75। फर्स्ट वाली इक्वेशन से मैंने y की वैल्यू जो है, y को मैं उधर ले गई, मैंने x की वैल्यू निकाल ली, x इज इक्वल टू 50 माइनस वाई। ये x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ से ये पूरी इक्वेशन जो है मेरी वो y की टर्म्स में बन गई। नाउ आई विल सिंप्लीफाई दिस एंड आई विल गेट माई आंसर। 50 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, दिस इज 75 माइनस 50। 2y प्लस का है, y माइनस का है, 2y माइनस y, साइंस डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1y कैन बी रिटन एज y, तो यहाँ से मेरे पास y की कितनी वैल्यू आ गई 25। अब ये वाली y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो। सो यूजिंग इक्वेशन 3, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यूजिंग इक्वेशन 3 इनटू, और यहाँ हम कर रहे हैं यूजिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम y इक्वल टू 25 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 25, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 25। तो 25 कॉइन्स मेरे पास जो है 1 रुपी वाले हैं, 25 कॉइन्स मेरे पास जो है 2 रुपी वाले हैं। सो दिस इज माय आंसर। यू विल नॉट लीव इन द टर्म्स ऑफ x एंड y, क्योंकि ये हमारी एजम्पशंस थी।
तो उसने जो है क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। तो आप आंसर प्रॉपर वे में लिखेंगे, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स 25 एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स दैट इज अगेन 25। एक्स और वाई जब हम खुद से एज्यूम कर रहे हैं तो आंसर यू विल नॉट लीव इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, लास्ट में ये लिखोगे, अदरवाइज योर half mark can be deducted. So this was your question. I hope this one is clear. Still, if anyone is having any doubt, you can raise your hand or you can unmute yourself and you can ask. Otherwise, moving on to the next question now. If any doubt is there, you can ask. Fine, moving on to the next question now. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें उसने कहा है, हमें जस्टिफाई करना है वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें गिवन है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी, सी की हर रियल वैल्यू के लिए द पेयर ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 8 एंड सेकेंड गिवन है 5x माइनस 10y इक्वल टू c। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ c these equations have a unique solution। अब मुझे ये बताना है कि उसकी हर रियल वैल्यू के लिए इनका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आई नो कंडीशन क्या होती है हमारी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब उसने कहा कि c की हर वैल्यू के लिए, जो मर्जी वैल्यू c की आ जाए, c की हर वैल्यू के लिए ये कंडीशन हमारी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब इसको हमने चेक करना है, a1 अपॉन a2 ले लेंगे हम, b1 अपॉन b2 ले लेंगे हम, c1 अपॉन c2 ले लेंगे। अब जब ये हमारी कंडीशंस आती हैं, यस बच्चे मैम ये कंडीशन प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि 1/5 इक्वल आ रहा है। यस, क्यों, यही रीजन बेटे हम देंगे, दिस इज द रीजन जिससे हम अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे। ओके अब यहाँ पे देखो, अगर हम a1 अपॉन a2 यहाँ से निकालते हैं तो a1 अपॉन a2 हमारा कितना आएगा, दैट विल बी 1 अपॉन 5। यहाँ से b1 अपॉन b2 अगर हम निकालते हैं तो दैट इज अगेन 1 अपॉन 5। 2/10 जो है दैट इज अगेन क्या आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन 5। अब दोनों वैल्यूज जो है हमारे पास इक्वल आ रही है, c की जो मर्जी वैल्यू हो जाए, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होती है आपकी, c की जो मर्जी वैल्यू हो जाए, ये कंडीशन आपकी जो है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। बट हमें उसने कहा, मतलब ये जस्टिफाई करना है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ c जो है ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, तो हमने जो है इसको जो है शो करके दिखाना है। यहाँ पे जब हम इसको शो करेंगे तो 1/5 1/5। अब नेक्स्ट जो है हम लेके चल रहे हैं c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 हमारा क्या आ रहा है, 8/c। अब जब आपकी c की वैल्यू जो है 40 हो जाती है, उसने क्या कहा, फॉर ऑल रियल वैल्यूज, तो जब c की वैल्यू आपकी 40 हो जाती है तो उस टाइम पे ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, दैट विल बी अगेन इक्वल टू 1/5। उस केस में हमारा क्या कंडीशन बन गई, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। किसके लिए ये कंडीशन है, ये कंडीशन किसको सेटिस्फाई करती है, हाँ जी बोलिए, एनी वन ऑफ यू कैन आंसर बच्चे। a1 अपॉन a2 देखो वो 1/5 है, b1 अपॉन b2 1/5 है। कोइंसिडेंट लाइंस। यस यस, c इक्वल टू जब आपका 40 हो जाता है तो 8 अपॉन 40 ये भी 1/5 आ गया, यानी कि ये तीनों कंडीशंस आपकी क्या हो गई, ये तीनों कंडीशंस हमारी हमें दे रही है द लाइंस विच आर कोइंसिडेंट। लाइंस कोइंसिडेंट हो गई मींस उनका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, दे विल बी हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आपका जो ये स्टेटमेंट है हम उसमें आंसर दे देंगे कि ये आपकी जो कंडीशन गिवन है दैट इज फॉल्स, बिकॉज व्हेन c विल बी इक्वल टू 40 at that moment this will be having infinitely many solution, यूनिक सॉल्यूशन को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। वैसे तो यहाँ पे जब दोनों ये इक्वल हो गए तो या तो सॉल्यूशन आपका यूनिक होगा या सॉल्यूशन आपका इनफाइनाइट होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। बट उन्होंने सी के लिए चेक करने को कहा है, तो हमने a1 a2 और b1 b2 को नहीं देखा, हमने उनको कंपेयर किया c1 c2 के साथ। ठीक ठीक,
तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फॉर C इक्वल टू 40। तो लास्ट में आप अपना आंसर लिख दोगे इफ C इज इक्वल टू 40 देन द रेशियो C1 अपॉन C2 बिकम्स 1/5 and it gives us the condition A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2. So hence C equal to 40 जो है that does not have a unique solution. वहां पे हमारे पास कौन से solutions आ जाएंगे? Infinitely many solutions. So this was your 1 mark question. Now moving on to the next question. अब next question में देखो ये मैंने वैसे प्री बोर्ड में भी डाला था आई थिंक। इसमें जो है हमें डायरेक्ट उन्होंने ये नहीं कहा कि कंडीशन मतलब जो है जो हमने कल की थी कि लाइंस में भी इंटरसेक्टिंग और लाइंस में भी कोइंसिडेंट और लाइंस में भी पैरेलल, वो कंडीशंस हमें नहीं गिवन है। हमें क्या गिवन है यहाँ पे कि 2 स्ट्रेट पाथ्स गिवन है x माइनस 3y इक्वल टू 2 और दूसरा जो है वो हमें गिवन है -2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5। We are to check whether the paths cross each other or not. Whether paths cross or not. अब देखो क्रॉस और नॉट, या तो वो इस वे में क्रॉस कर सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, ये क्योंकि जो इक्वेशंस हैं ये 2 स्ट्रेट पाथ्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो लीनियर इक्वेशंस हो गई। लीनियर इक्वेशंस क्रॉस करेंगे या तो इस तरीके से 90 डिग्री पे या फिर इस तरीके से। एंड व्हेनेवर द लाइंस आर क्रॉसिंग मींस दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, दे आर हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन। तो हमने वो कंडीशन चेक कर लेनी है। अगर वो कंडीशन जो यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली सेटिस्फाई हो रही है तो पाथ्स आर क्रॉसिंग, नहीं हो रही तो पाथ्स आर नॉट क्रॉसिंग। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, कई बार आपका वो इस तरीके से आ जाता है, तो ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। पाथ्स कब क्रॉस करेंगे? व्हेन दे आर इंटरसेक्टिंग। इट मींस आपको इसके लिए चेक करना है इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली कंडीशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली कंडीशन मींस A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। यहाँ पे आप जो है स्टार्टिंग में लिखोगे कि पाथ्स विल क्रॉस if condition A1 upon A2 not equal to B1 upon B2। पाथ्स क्रॉस कर रहे हैं मींस दे आर इंटरसेक्टिंग, तो यहाँ पे A1 upon A2 not equal to B1 upon B2 वाली जो कंडीशन है that you will use। So I hope this one is clear। अब A1 upon A2, A1 कुछ नहीं है आगे मींस 1 है, तो that is -1/2 not equal to -3/6। -3/6 is -1/2 अगेन, तो ये हमें क्या कह रहे हैं? -½ इज नॉट इक्वल टू -½ विच इज फॉल्स। ये जरूर लिखना है यहाँ पे विच इज फॉल्स। अगर ये नहीं लिखते तो ये आपका गलत हो गया। आप क्या कह रहे हो? -½ के इक्वल नहीं है। तो अगर ये चीज आपने नहीं लिखी तो ये आप मैथ्स को रॉन्ग प्रूव कर रहे हो, इस लॉजिक को प्रूव कर रहे हो कि -½ जो है वो -½ के इक्वल नहीं है। सो यू आर डेफिनेटली टू राइट अलोंग विद दिस विच इज फॉल्स। सो यहाँ पे ये हमारी कंडीशन आ गई, फॉल्स आ रही है। इट मींस पाथ्स आर नॉट क्रॉसिंग ईच अदर। एक तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। सेम आपका इस तरीके से आ सकता है। लेट अस सपोज दैट दीज आर रिप्रेजेंटिंग द साइड्स ऑफ द रेलवे ट्रैक। ये दोनों इक्वेशन जो है रेलवे ट्रैक की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये आपने चेक करना है, चेक वेदर द गिवन इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटिंग द साइड्स ऑफ द ट्रैक ऑफ रेलवे। तो उसके लिए आपको क्या कंडीशन है? अब हमें रेलवे ट्रैक पता है कि ये जो दोनों होते हैं ट्रैक में, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। इट मींस उस केस में हमने क्या चेक करना है? लाइंस पैरेलल है या नहीं, वो वाली कंडीशन चेक करनी है। तो डिपेंडिंग ऑन जो यहाँ हमें दिया होगा, ये एप्लीकेशन होगी इसकी कि आप इसको कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हो कि ट्रैक्स जो हैं उनकी जो साइड्स होती हैं ये वाली, ये पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ये पैरेलल है मींस कंडीशन आपने पैरेलल वाली यूज करनी है। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। हमने यहाँ पे ये देख लिया A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 दोनों -½ आ रहे हैं। C1 अपॉन C2 को चेक करोगे 2/5 नॉट इक्वल है, तो इट मींस दीज आर रिप्रेजेंटिंग द ट्रैक्स ऑफ अ रेलवे। ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर। तो कंसेप्ट आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि किस तरीके से अप्लाई करना है।
पाथ्स क्रॉस कब करेंगे, या इस तरीके से या इस तरीके से, मीन्स ये लाइंस इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन हो गई। ट्रैक पैरेलल है, पैरेलल के लिए ये वाली कंडीशन हो गई। तो डिपेंडिंग ऑन आपका क्वेश्चन यू विल गिव योर आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें कहा कि राइट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस which has solution x is equal to -1 and y equal to 3. x -1 और y 3 given है, और मुझे एक पेयर ऑफ इक्वेशन लिखना है। अब देखो हमने 9th में किया था, whenever we are having a point, अब ये y x equal to -1 और y equal to 3 एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पॉइंट से there can be infinite lines which can pass, जितनी मर्जी आप यहाँ पे लाइंस बना सकते हो। सो x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 3। उसने क्वेश्चन में कहा हाउ मेनी सच पेयर्स कैन यू राइट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस कैन पास, सो वी कैन राइट डाउन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू दीज x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 3। अब हमें उसमें से कोई एक पेयर लिखना है, तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। अगर हमें बनाना आता है कि इनफाइनाइट के लिए हमने लिखना है, तो व्हाट वी विल डू, a1x स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लेंगे, और इधर से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइंस जो हैं दीज विल पास थ्रू -1, 3। इट मींस -1, 3 जो है वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सो x को आप रिप्लेस कर दोगे -1 से, y को आप रिप्लेस कर दोगे 3 से। सो वी विल बी हैविंग a1 इंटू -1, b1 इंटू 3, c1 एज इट इज आ जाएगा। सो ये इक्वेशन एक आ गई आपकी, -a1 प्लस 3b1 प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इसी तरीके से x को हम रिप्लेस करेंगे -1 से और y को रिप्लेस करेंगे 3 से, क्योंकि -1, 3 से ये पास कर रही है। सो ये इक्वेशन आ जाएगी -a2 प्लस 3b2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन नंबर हम ले लेंगे 2। तो दीज टू इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटिंग इनफाइनाइटली मेनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज चेंज करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, एंड अकॉर्डिंगली वी विल गेट आवर आंसर। तो हमारे पास ये जो इक्वेशंस हैं ये बन जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी -a1 प्लस 3b1 प्लस c1, एंड सेकेंड -a2 प्लस 3b2 प्लस c2। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो भी इनको सेटिस्फाई कर रही हैं, accordingly that lines will pass through -1, 3. Now moving on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। क्वेश्चंस को 2-3 बार आप स्टेटमेंट को रीड करोगे तो आपको ये क्लियर होता जाएगा कि आपने ईच एंड एवरीथिंग यू हैव डन। थोड़ा सा उनको कई बार टेक्निकली घुमा दिया जाता है, तो यू हैव टू सी दैट। मुझे गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 23, और दूसरी इक्वेशन गिवन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। ये मुझे गिवन है, एंड आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5 माइनस 2x एंड y बाई एक्स माइनस 2। इनकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आई शुड कैलकुलेट x एंड y फ्रॉम दीज टू गिवन इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगी। मेरे पास x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, वो यहाँ पे हम पुट करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए अब मैं एलिमिनेशन मेथड करवा रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 23, सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल टू 19। मैं y को एलिमिनेट करूंगी क्योंकि y का जो मुझे कॉफिशिएंट है दोनों के वो सेम गिवन है, दोनों में कॉफिशिएंट 1 है। इन केस अगर वो गिवन नहीं होता तो हम किसी उससे मल्टीप्लाई करके उनको सेम बना लेते हैं। जैसे अगर इस केस में मुझे x एलिमिनेट करना है, यहाँ पे मेरे पास 2 है, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट मैं y एलिमिनेट कर रही हूँ। प्लस वाई माइनस वाई, तो दोनों इक्वेशंस ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
2 plus 4 6x is equal to this is 42, x is equal to 7. तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 7. Now I have to calculate y. अब x की वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो अकॉर्डिंगली यू विल गेट योर आंसर. मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ. इसको मैंने इक्वेशन 1 लिया, इसको 2 लिया. यहाँ पे लिखोगे एडिंग 1 एंड 2. ऐड किया क्योंकि साइंस डिफरेंट थे. सो दिस इज 2x प्लस y इक्वल टू 23. x को 7 से रिप्लेस किया तो y इज इक्वल टू 23 माइनस ये 14 आएगा तो y आ गया मेरे पास 9. नाउ आई एम हैविंग x, आई एम हैविंग y. अब ये वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे. 5y माइनस 2x. y 9 है, x 7 है. दिस इज 45 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 31. यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन का आंसर मेरे पास आ गया 31. I have to calculate the second expression. Y by x minus 2. Y कितना गिवन है 9, x कितना है 7 minus 2. LCM ले लोगे 9 minus 14 by 7. 9 minus 14 by 7 is minus 5 by 7. So second expression की मेरे पास वैल्यू आ गई minus 5 by 7. 5y minus 22x जो है 5y minus 2x is 31 and y by x minus 2 is minus 5 by 7. कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल दो इक्वेशंस गिवन थी, इनकी हमें वैल्यूज निकालनी थी. इन दोनों इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई करके x और y निकाल लिया. जो x और y की वैल्यूज आई वो यहाँ पे पुट की एंड वी विल गेट आवर आंसर. अच्छा, सेम क्वेश्चन समटाइम्स क्या होता है कि आपको डायरेक्ट इक्वेशन नहीं गिवन होती है, इक्वेशंस आपको पहले लिखनी पड़ती हैं. कोई ना कोई उसमें जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है उसका कंसेप्ट यूज हो रहा होता है एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई. हमें जैसे ये गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल गिवन है और इसकी जो डायमेंशंस है वो मुझे इस तरीके से गिवन है x प्लस 3y और ये गिवन है 13. ये गिवन है 3x प्लस y और ये साइड मुझे गिवन है 7. अब यहाँ पे मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y उसने कहा, तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए रेक्टेंगल की कंडीशन दैट द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल. तो वहां से मेरे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, उन इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर. तो यहाँ पे ये चीज आप पहले लिखोगे यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल या बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल. हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज की कि ऑपोजिट लेंथ साइड्स जो है, लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड्स जो है दैट इज इक्वल. तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल. देयरफॉर ए, इनको नेम दे देते हैं ए बी सी डी. तो ए बी जो है दैट इज इक्वल टू सी डी या डी सी एंड ए डी जो है दैट इज इक्वल टू बी सी. अब ए बी इक्वल टू डी सी क्या इम्प्लाई करेगा, x प्लस 3y इक्वल टू 13. ये दोनों साइड्स इक्वल है. सेकेंड वाली इम्प्लाई करेगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. ये दोनों साइड्स इक्वल है. तो x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 7. दो इक्वेशंस बन गई, इनको सेम सॉल्व कर लो, चाहे एलिमिनेशन मेथड चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y जो हमें उन्होंने क्वेश्चन में पुट किया था. Now moving on to the next question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन वी आर गिवन टू इक्वेशंस, तो उनको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. अगर मेथड क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है, अगर बट क्वेश्चन में आता है सॉल्व यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप सिर्फ वही मेथड लगा सकते हो. अगर क्वेश्चन में आता है सॉल्व यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, तो आप वही मेथड लगाओगे. सॉल्व यूजिंग सॉल्व ग्राफिकली आता है या यूजिंग द ग्राफ आता है तो आप ग्राफ से ही उसको करोगे. अब मुझे गिवन है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस xy 10 प्लस y by 5 इज इक्वल टू -1 इक्वल टू 0. और सेकेंड इक्वेशन मुझे गिवन है x by 8 प्लस y by 6 इज इक्वल टू 15. और साथ में उसने कहा फाइंड लैम्डा इफ y इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस 5. मुझे दो इक्वेशंस गिवन है.
उसने कहा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस, इट मींस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। उसके बाद फाइंड लैम्डा इफ y इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x प्लस 5। यहाँ से मेरे पास x और y आ जाएगा, यहाँ पे हम पुट करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके बेटे, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए आप दो तरीके कर सकते हो, एलसीएम ले लो या डायरेक्ट अगर करना चाहते हो डायरेक्ट कर लो। एलसीएम लेके हमारे जो है ये ज़्यादा इजी हो जाती हैं, तो हम इसको एलसीएम से सिंप्लीफाई करेंगे। 10 और 5 का एलसीएम इज 10, तो यहाँ आ जाएगा आपका 10। यहाँ आ गया हमारे पास x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी बन गई x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, और वी कैन से x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। अब मुझे जो है वो सेकेंड इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी है। सेकेंड इक्वेशन x बाई 8 प्लस y बाई 6। 8 और 6 का एलसीएम 24 आ जाएगा, so this is 24। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x प्लस 6 4y इज इक्वल टू 15। एनी डाउट? x यहाँ से आ गया 3x प्लस 4y अपॉन 24 इज इक्वल टू 15। ये 24 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो सेकेंड इक्वेशन हमारी बन जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। अब दो इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 10, सेकेंड है 3x प्लस 4y इक्वल टू 360। आप चाहे एलिमिनेशन मेथड यूज करो चाहे सब्सटीट्यूशन करो, मैं अब आपको करवा रही हूँ ये एलिमिनेशन से। 3x है यहाँ पे x है, तो इसको हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करनी है बट आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ 3, तो सब्ट्रैक्टिंग 3 टाइम्स इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 है मेरी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360, और इक्वेशन 1 3 से मल्टीप्लाई करके 3x प्लस 6y इक्वल टू 30 हो जाएगी। अब क्योंकि साइन से सेम थे इसीलिए मैंने यहाँ नेगेटिव साइन लगाया था, तो इन सब के हम साइन क्या करेंगे चेंज कर देंगे। सो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 2y इज इक्वल टू 330, y इज इक्वल टू माइनस 330 बाई 2। y जो है वो आपका नेगेटिव में आ जाएगा साइन के साथ, y इज इक्वल टू माइनस 165। अब y की ये वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो। मैं मान लो 2 में पुट कर रही हूँ अगर, तो 3x प्लस 4 इंटू माइनस 165 इज इक्वल टू 360। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस 165 इंटू 4 विल गिव यू माइनस 660। कैलकुलेशंस एक बार चेक कर लेना। 3x इज इक्वल टू 360 है, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, वन 1020, तो x इज इक्वल टू 1020 बाई 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 340, तो x की वैल्यू आ गई 340, y की वैल्यू है माइनस 165, x और y आ गया, सॉल्व हो गई इक्वेशंस। उसके बाद उसने क्या कहा फाइंड लैम्डा इफ y इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x प्लस 5। अब ये यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा